ये इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करने का फॉर्मेट है, जिसमें अभी तक का हमने सैलरी और अलाउंस कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास का टारगेट है हमारा परक्विजिट। देखो परक्विजिट जो है ना थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये मोर देन 2 क्लासेस लेगा हमको ये खत्म करने में। ठीक है, इसमें बहुत सारे परक्विजिट्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप के परक्विजिट, मान के चलो लगभग 35 के आसपास, 35 के आसपास परक्विजिट्स है, जिसके अपने को वैल्यूएशन करना सीखना है। वैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू निकालना सीखना है। तो 35 परक्विजिट है, तो 35 परक्विजिट के लिए 35 प्रकार के रूल है, इनकम टैक्स में प्रोविजन बनाया गया है सबके लिए, तो वो सबको अपने को देखना है एक एक करके। तो अपने को मोर देन 2 क्लासेस लग सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 क्लास में खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास का टारगेट हमारा क्या है? परक्विजिट्स। परक्विजिट्स को कौन सा सेक्शन डील करता है? चलो परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? परक्विजिट्स को हिंदी में बोला जाए तो अनुलाभ बोला जाता है। अनुलाभ, अनुलाभ या परक्विजिट, इसका मतलब ये होता है एम्प्लॉयर जो है ना अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो सुविधाएं दे रहा है। क्या दे रहा है? सुविधाएं, फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज। ठीक है, सुविधा मतलब यहां पे पैसा नहीं दे रहा, सुविधा दे रहा है। जैसे एचआरए मिलता था एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, एचआरए, तो एचआरए मिल रहा था, तो एचआरए किसके लिए मिल रहा था? एम्प्लॉय ने एक कहीं पे किराए में मकान लेके रखा हुआ है, तो किराए का पेमेंट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे रहा था, पैसा। तो इसलिए हाउस रेंट अलाउंस बोलते थे उसको, क्योंकि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है मकान का किराया पेमेंट करने के लिए। मानस भाई वो खिड़की बंद कर लोगे क्या? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। पैसा मिलना मतलब मोनेटरी फॉर्म में अगर कोई चीज मिल रही है तो वो या तो पेमेंट बन जाएगा, या परक्विजिट बन जाएगा, या फिर सॉरी पेमेंट बन जाएगा, अलाउंस बन जाएगा, फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में जाएगा। लेकिन जब बात आती है परक्विजिट्स की, तो परक्विजिट्स में नॉन मोनेटरी चीजों को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? नॉन मोनेटरी। नॉन मोनेटरी चीजें मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? फैसिलिटीज दे रहा है, सुविधा दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय हो कहीं के, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने आने के लिए एक बस चलती है एम्प्लॉयर की। जैसे स्कूल टीचर लोगों के साथ होता है नॉर्मली, स्कूल टीचर लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयर की जो बस होती है, स्कूल की जो बस होती है, उसमें जाने के टाइम बैठ जाते हैं और वो बस वापस उनको घर छोड़ के भी दे देती है। तो ये क्या हो गया? पैसा दिया क्या एम्प्लॉयर? नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिली। एक हम देखे थे अलाउंस में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख रहे थे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब जहां पे आने जाने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे देता है, ये लो पैसा रखो और आने जाने अपने हिसाब से कर लो। लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर पैसा नहीं दे रहा है, अपनी खुद की बस चलवा दे रहा है, और जिसमें एम्प्लॉय आना जाना करता है, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की परक्विजिट्स आप लोगों को देखनी मिलेगी। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स का मतलब होता है अनुलाभ, फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज, ये कुछ कुछ अलग अलग अल्टरनेट वर्ड्स है इसके। ठीक है, तो परक्विजिट्स है ना भाई, इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। परक्विजिट्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है? 3 कैटेगरी में। तो 3 कैटेगरी को समझने के लिए आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, एम्प्लॉइज जो होते हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। किसको? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, एम्प्लॉय 2 टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। एक होते हैं कैसे एम्प्लॉय? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और दूसरे होते हैं अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। परक्विजिट की 3 कैटेगरी को समझने के लिए पहले आपको एम्प्लॉइज की 2 कैटेगरी को समझना पड़ेगा। एम्प्लॉय होते हैं 2 टाइप के, एक होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, दूसरा होता है अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? ऐसे एम्प्लॉय जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब कौन होंगे, और अदर देन स्पेसिफाइड कौन होंगे?
अदर देन वाले को अगर मैं बोलूं तो ऐसे एम्प्लॉय जो स्पेसिफाइड नहीं है वो अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गए। अब बात आती है स्पेसिफाइड का मतलब क्या है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब ये होता है, सुनो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, देखो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मींस कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है, कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है तो उसको हम कौन से कैटेगरी में डाल देंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे उसको। कंपनी का अगर वो क्या है, डायरेक्टर है, अगर वो बंदा कंपनी का डायरेक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। या फिर अगले कंडीशन में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलेंगे, ऐसा एम्प्लॉय जिसका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो उसको भी बोला जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसका इक्विटी शेयर में 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग होगी या फिर वोटिंग राइट होगी 20% से ज्यादा, तो उसको बोला जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर किसी एम्प्लॉय का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कंपनी बोलने का मतलब यहाँ पे सिर्फ कंपनी नहीं ना, वो फर्म भी हो सकता है या कोई प्रोप्राइटरशिप पर्सन भी हो सकता है जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है। सब्सटेंशियल मतलब उतना 20% से ज्यादा उसका अधिकार है वहां पे, ठीक है। तो अगर वो एम्प्लॉय है वहां पे तो उसको उसका क्या बोला जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है उसका तो उसकी जो सैलरी है ना, सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या क्या चीजें जुड़ती है, सैलरी मतलब पेमेंट्स, अलाउंसेस, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये चारों को जोड़ोगे फिर उसमें डिडक्शन लोगे तो जो बचता है उसको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बोलते हैं। तो इसमें जो सैलरी मिल रही है ना, सैलरी पेमेंट्स प्लस अलाउंसेस प्लस प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये तीनों को जोड़ोगे अदर देन परक्विजिट। परक्विजिट नहीं जोड़ो, अभी परक्विजिट को छोड़ दो, परक्विजिट के अलावा बाकी सारी चीजों को जोड़ो और जो जो डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन ले लो। वो सैलरी अगर ईयरली 50,000 से ज्यादा जा रही है उसकी ईयरली, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। मतलब सैलरी में चार चीजें जुड़ती है, पेमेंट्स मतलब पहला वाला सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो परक्विजिट को छोड़ दो, बाकी तीन चीजें जोड़ो और जिन चीजों का डिडक्शन मिलता है डिडक्शन ले लो। डिडक्शन लेने के बाद जो सैलरी के आखिरी में इनकम बचेगी ना, परक्विजिट को छोड़ के, वो 50,000 से अगर ऊपर हो गई तो वो एम्प्लॉय क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हाँ, सालाना। तो अगर मैं बोलूं तो एक छोटा सा कर्मचारी जिसकी साल भर की सैलरी 5,000 रुपए महीना भी होगी ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड। क्योंकि 5,000 महीना के हिसाब से अगर 12 महीने का देखोगे तो कितना होता है, 60,000। तो मतलब मोनेटरी पेमेंट्स अगर जो है, मोनेटरी पेमेंट्स वो 50,000 से ऊपर हो गए तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाने के लिए तीन में से कोई एक शर्त अगर पूरी कर देता है कोई बंदा, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। पहली शर्त क्या थी कि कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। अब डायरेक्टर बोल दिया मतलब कोई भी टाइप का डायरेक्टर, हाँ ठीक है, लेकिन डायरेक्टर एम्प्लॉय के कैटेगरी में आना चाहिए। कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉय के कैटेगरी में नहीं आते। हाँ हाँ, जो फीस लेते हैं वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुई नहीं वहां पे, तो उनकी जो पेमेंट है वो तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो ऐसे डायरेक्टर जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं वो हो गए। या फिर ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसका किसी कंपनी में 20% से ज्यादा, 20% या उससे ज्यादा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% वोटिंग राइट होना चाहिए और हाँ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब स्टेक होल्डर है 20% का, ठीक है, या उसकी वोटिंग राइट होनी चाहिए, उसका इक्विटी शेयर उतने के होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, उसके मोनेटरी पेमेंट्स आफ्टर डिडक्शन, बट उसमें परक्विजिट इंक्लूड नहीं करना है। 50,000 से ज्यादा है अगर ईयरली, 50,000 ईयरली, 50,000 पर एनम लिख देता हूं यहां पे, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। तो आप लोगों को एम्प्लॉय की दो कैटेगरी पता चल गए। पहला होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, मतलब वो तीन कंडीशन पूरी करके बना होगा, तीन में से कोई एक कंडीशन पूरी करके बना होगा, और जो एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता तो वो क्या बन जाएगा, अदर देन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो परक्विजिट को है ना तीन कैटेगरी में बांटा गया है। परक्विजिट जो है उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तीन कैटेगरी। पहली कैटेगरी है परक्विजिट की, परक्विजिट की तीनों कैटेगरी को समझने के लिए आप लोगों को एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा। तो पहली कैटेगरी है परक्विजिट की, ऐसे परक्विजिट
टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय, मतलब टैक्सेबल फॉर ऑल, मतलब ऐसे परक्विजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में भी टैक्सेबल है और अदर एम्प्लॉय के केस में भी टैक्सेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल फॉर ऑल परक्विजिट। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉट इन केस ऑफ अदर देन स्पेसिफाइड। और तीसरा है परक्विजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल, ऐसे परक्विजिट जो ना स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल है ना ही किसी अदर वाले में। तीन टाइप के परक्विजिट होते हैं, ये समझ में आया। ऐसे परक्विजिट जो दोनों केस में टैक्सेबल है मतलब टैक्सेबल फॉर ऑल, जो सिर्फ स्पेसिफाइड में टैक्सेबल है तो सिर्फ उसको टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और तीसरा होता है एग्जेम्प्ट फॉर ऑल, मतलब ना स्पेसिफाइड में ना अदर में किसी में भी टैक्सेबल नहीं है। क्लियर है? अभी तो बताया कि उसमें सैलरी जोड़ना है आपको, सैलरी में जो पेमेंट्स है, अलाउंसेस है, ये जोड़ दो, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी को जोड़ दो, परक्विजिट को छोड़ दो बस। वो सब लेने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी डिडक्शन होता है वो माइनस करो। तो 50,000 से ऊपर है वो बोला जा रहा है, कम है नहीं बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। भाई अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए जा रही है तो 50,000 डिडक्शन लेने के बाद अगर मैं बात करूंगा तो इसका बोलना यह है कि जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय 5,000 रुपए महीना कमाता है तो साल का कितना होगा, 60,000। 60,000 में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो तो 10,000 आएगा, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होगा, इसका ये बोलना है। मतलब आपकी जो टैक्सेबल सैलरी वो 50 के ऊपर जानी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ आफ्टर डिडक्शन। ठीक बोल रहे हो, आफ्टर डिडक्शन। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफाइड हो गया ना, तो वो अदर एम्प्लॉय में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल, ऑल मतलब स्पेसिफाइड प्लस अदर दोनों। परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड, परक्विजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। देखो डाउट सबके क्या बोलते हैं, इन अलाउड है, हर बच्चा फ्रीली अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट पूछने का सिर्फ एक कंडीशन, जैसे आपका डाउट अभी अच्छा था, एक कंडीशन बस है डाउट पूछने की, अदर देन कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को डाउट नहीं पूछना। अभी आपके डाउट अपने काम से ही था। ठीक है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है अपने को। ठीक है, हाँ हाँ, उससे क्या होता है कि क्लास का फ्लो है ना, मतलब कहाँ बात कहीं और चली जाती है। चलो, एक होता है परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल, परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और परक्विजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं मैंने बाजू में यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी दिखाया भी था। चलो पहले नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है एकोमोडेशन फैसिलिटी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आरएफए बोलूंगा। एकोमोडेशन फैसिलिटी, एकोमोडेशन फैसिलिटी का मतलब होता है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया हुआ है, रहने की सुविधा दी। घर नहीं बोल सकते, रहने की सुविधा दी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन फैसिलिटी। तो बताओ यहाँ पे पैसा दिया है क्या, नहीं, मकान दिया है या रहने की सुविधा दिया है, तो इसकी अपने को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू। उसकी वैल्यू निकालने के बाद वो जितनी वैल्यू आएगी उसको उसकी सैलरी में जोड़ देंगे एकोमोडेशन फैसिलिटी के नाम से। क्लियर है? इसलिए परक्विजिट्स की वैल्यूएशन की जाती है। वैल्यूएशन, परक्विजिट जितने भी है उसकी वैल्यू निकालते हैं कि कितने की सुविधा दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो बाहर रहते हो, पढ़ने के लिए यहाँ आए हो, तो आप अगर यहाँ पे रहते, किसी मकान या रूम किराए में लेते, तो आपको 5,000 रुपये महीना वहां का रेंट देना पड़ता। लेकिन आप आ गए किसी अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गए, अब वो आपसे किराया चार्ज नहीं कर रहे, और मान लो रूम का किराया अगर आप और कहीं रहते या फिर वो और किसी बंदे को किराए पे देता तो 5,000 रुपये पर मंथ देना पड़ता। लेकिन आप क्योंकि उसके फ्रेंड या रिलेटिव हो तो आपको देना नहीं पड़ रहा, तो सामने वाला आपको कितने रुपए की सुविधा दिया, मतलब आपका पैसा कितना बचा दिया, 5,000 रुपये पर मंथ। तो मैं अगर ईयरली बेसिस पे बात करूं तो कितने रुपए की सुविधा मिल रही है, 60,000 रुपए की सुविधा मिली, तो वो आपके लिए परक्विजिट है। तो वैसा यहाँ पे कोई रिलेटिव और फ्रेंड नहीं है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऐसी बेनिफिट्स दे रहा है।
हरी बात समझ में? तो ऐसे वैल्यू निकाला जाता है परक्विजिट्स का। प्लस अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आप अगर कहीं और रहते तो आपको 5,000 किराया देना पड़ता, क्योंकि आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव के यहाँ रहते हो, वो 5 नहीं ले रहे आपसे, 3,000 रुपए ले रहे हैं, तो भी तो कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दूसरे को देता तो 5 लेता, लेकिन आपसे कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, तो भी तो 2,000 रुपए बचा रहे हैं कि नहीं? तो कितना रुपए की फैसिलिटी दिया आपको? जितना बचाया उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 24,000। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। जब एकोमोडेशन फैसिलिटी निकालेंगे तो उसका पूरा अपना रूल है, उस रूल के हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे उसकी, ठीक है? अभी तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को चीजें बता रहा हूं। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय जो होता है ना, एम्प्लॉय, उसकी कुछ कुछ ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन। जैसे एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय जो है कुछ खर्चा करता है, लेकिन उस खर्चे का पेमेंट कौन कर दे रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की किसी भी टाइप की ऑब्लिगेशन है, उसका पेमेंट कौन कर दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो वो भी उसकी परक्विजिट, वो भी क्या हो जाएगी? परक्विजिट। सबकी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा मैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का या फिर कोई एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर देता है, तो वो भी क्या कहलाएगी? परक्विजिट कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय, उसने अपने नाम से प्रीमियम LIC करा के रखी हुई। कितनी? LIC का प्रीमियम कितना पे करता है? 10,000 रुपए पर एनम पे करता है। तो ये 10,000 रुपए का जो प्रीमियम है ना, एम्प्लॉयर उसको पे करने नहीं दे रहा है, बोलता है तेरा प्रीमियम मैं पे कर दूंगा। करना लाइफ इंश्योरेंस किसकी है? एम्प्लॉय की, लेकिन उसका प्रीमियम का पेमेंट कौन करता है? तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो अमाउंट है, जो अमाउंट पे कर दिया एम्प्लॉयर ने, वो उसकी परक्विजिट एम्प्लॉय की, मतलब उसको सैलरी में जोड़ देंगे। सारी बात समझ में? उसके बाद अगला नाम आता है इसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर। इसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर। इसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और स्वेट इक्विटी शेयर मतलब, स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है? क्या होता है? जिन लोग कंपनी में नौकरी कर रहे बहुत सालों से, मतलब स्वेट मतलब पसीना। स्वेट का सीधा सा मतलब क्या होता है? पसीना। मतलब कंपनी के लिए जो एम्प्लॉय लोग अपना खून पसीना बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज लोगों को शेयर दे देती है, या तो फ्री में दे देगी या फिर कंसेशनल रेट पर दे देगी, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। इसॉप जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होता है। यहां पर ये प्रैक्टिकल है और वो इमोशनल है, बोल सकता हूं मैं। दे रही है कंपनी अपने एम्प्लॉय को ही, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, लेकिन यहां पर है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने दिन तक काम करोगे तब आपको इसॉप मिलेगा। एक वेस्टिंग पीरियड होता है, ठीक है? वेस्टिंग पीरियड मतलब इतने 3 साल 4 साल जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी, उतने साल अगर आप कंपनी में सर्व करोगे तो आपको इसॉप मिलेगा एज अ एम्प्लॉय, ठीक है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर 4 साल पूरा करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको लेना चाहो कि नहीं लेना चाहो। यहाँ पे एक प्रैक्टिकली दिखती है चीजें, यहाँ पे कोई इमोशन प्ले नहीं कर रहा है अपना रोल। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर के केस में एक इमोशन होता है कि भाई आप इतने साल से हमारे कंपनी में काम कर रहे हो, हमारी कंपनी लिए खून पसीना बहा रहे हो, तो ये शेयर आप रखो। ऐसा सारी बात समझ में? लेकिन दोनों ही तो कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। तो देखेंगे इसकी भी वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब RPF पढ़ा रहा था, आप लोगों को बोला था उसमें परक्विजिट भी आएगा, और अभी आधा ही पढ़ाया हूं, आधा बचा है बताने का। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नया ऐड हुआ है, ठीक है? पहले ये दोनों परक्विजिट नहीं बनती थी, लेकिन अब बनना चालू हो गई है, ठीक? तो ये क्या होता है मैं आप लोगों को जब इसके रूल्स बताऊंगा तब उस समय एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है, एक ओवरव्यू दे देता हूं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन RPF के केस में कितना एग्जेम्प्ट होता है? 12% ऑफ RPF सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। उसमें 7.5 लाख तक की लिमिट है। कितने की लिमिट है? मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है RPF में या NPS में या फिर ASF अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और इन तीनों की इकट्ठा अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 7.5 लाख से ऊपर चला जाता है, तो 7.5 लाख से ऊपर की जो अमाउंट है ना, वो एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट कहलाएगी। वो मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा तब आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ओरली बता रहा हूं। एक होता है RPF के ऊपर ब्याज मिलता है, मालूम है आप लोगों को? RPF के ऊपर ब्याज मिलता है।
तो आरपीएफ के ऊपर जो ब्याज मिलता है ना वो एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट है, 9.5% वाली तो बात है ही, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक कंट्रीब्यूशन देखा जाता है 2.5 लाख का और 5 लाख का। अगर वो लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो इंटरेस्ट की भी अमाउंट को परक्विजिट माना जाएगा, और उसका एक बहुत अच्छा लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, फॉर्मूला है। इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल होगा परक्विजिट के रूप में, उसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर्मेट में, वो आईसीआई ने अपने स्टडी मेट में बताया भी है। ठीक, तो ये दोनों है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया ऐड हुआ है और इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात तो मैं एज अ टीचर में कोई चीज स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा। स्पेक्यूलेट मतलब पेपर में ये आने वाला है कि या नहीं है। अपनी जवाबदारी क्या है, पढ़ाई पूरी करो। हम सट्टा नहीं खेल रहे भाई, पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अपने को 100% चीजों को कवर करना है, रूल के हिसाब से समझना सारी चीजों को है। एग्जाम ओरिएंटेड कब पढ़ा जाता है, जब एकदम एग्जाम के 2-3 दिन बैठे हो तब आप स्पेकुलेशन करोगे, लेकिन भाई ये आईसीएआई है, जो चीज छोड़ के जाओगे ना वही पेपर में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलो। खासकर मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, जो छोड़ के जाता हूँ वही पेपर में आता है ना, इसलिए 100% स्टडी वाला आप लोगों को रखना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे 2 रीजन है, पहला तो एक नया ऐड हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ज्यादा है, तो स्पेसिफिक इन दोनों के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये छोड़ना नहीं है, अपने को करके जाना है। उसके बाद आगे दूसरी बात क्या है, 7वें नंबर पर देखो, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को लोन देता है। एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को लोन देता है। तो लोन अगर आप दूसरे जगह से लेते तो ब्याज देना पड़ता कि नहीं। मान लो मार्केट से अगर आप लोन लेते तो 10% पर एनम आपको ब्याज देना पड़ता। तो आपने मार्केट से लोन नहीं लिया, आपने किससे लोन लिया है, एम्प्लॉयर से लोन लिया है। तो एम्प्लॉयर से लोन लिए तो एम्प्लॉयर आपसे या तो उसके ऊपर ब्याज ले ही नहीं रहा है, या फिर ब्याज ले रहा है तो मार्केट रेट से कम ले रहा है। तो आपकी पैसा बचा रहे कि नहीं ब्याज के फॉर्म में, तो वो आपकी परक्विजिट, ठीक है। अभी मैं रूल लिखवाऊंगा सब चीज का, मतलब अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं भाई कि कौन सी परक्विजिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें लिखी मिलेगी, और इसकी बैकग्राउंड की थ्योरी अगर नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है तो क्वेश्चन बनाने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी तो चालू है क्लास, मैं कर दूंगा बंद नीचे का भी, मैं लगा दूंगा ताला। हाँ है ना, चाबी रखा हूं, वो वाला लगा दे, वहां लैपटॉप वगैरह रखा है क्या आप लोगों का, ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा दूंगा। उसके बाद 8वां नंबर देखो, उसके बाद 8वां नंबर, ट्रेवलिंग टूरिंग एंड फॉर हॉलीडे। एम्प्लॉय छुट्टी में है, हॉलीडे मतलब एम्प्लॉय क्या है, छुट्टी में है। तो छुट्टी के दौरान एम्प्लॉय अगर ट्रेवल कर रहा है, टूर में जा रहा है, तो उस टूर या ट्रेवल का जो खर्चा है वो कौन उठा लिया, एम्प्लॉयर। तो फैसिलिटी मिली एक, तो इसका एक रूल है, पढ़ेंगे अपन। फूड एंड बेवरेज फैसिलिटी, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फूड या बेवरेज की फैसिलिटी दे रहा है। उसके बाद क्या है, गिफ्ट, दिवाली के समय मिलता है गिफ्ट। एक बहुत बड़ी कंपनी है सूरत की, हीरा डायमंड बनाती है, तो हर साल अपने एम्प्लॉयज को एक कार देती है बहुत अच्छी वाली, और एक फ्लैट गिफ्ट करती है, बंगलो गिफ्ट करती है। हाँ, जो उनके कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो उनका कुछ क्राइटेरिया रहता होगा, उसके बेस पे उनको गिफ्ट देती है हर साल। उसके बाद है 11वां नंबर पर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। एम्प्लॉयर आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, जाओ बेटा खर्चा करो, लेकिन उसका पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। अच्छा एम्प्लॉयर है ना। क्लब फैसिलिटी मतलब आप किसी क्लब में ज्वाइन हो गए जाके, जैसे लॉयंस क्लब हो गया या जिम हो गया या कोई प्रकार का क्लब हो गया, उस क्लब में आप जाते हो एज अ मेंबर, लेकिन वहां के मेंबरशिप का पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर। तो ये भी एक फैसिलिटी है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, एम्प्लॉयर ने आपको अपनी कोई चीज यूज करने के लिए दे दी एसेट के फॉर्म में। मोबाइल दे दिया, लो यूज करो, लैपटॉप दे दिया, लो यूज करो, फर्नीचर दे दिया, यूज करो, रेफ्रिजरेटर दे दिया, यूज करो, कंप्यूटर दे दिया, ठीक है, कार दे दिया यूज करने के लिए, लेकिन कार के लिए अलग से बातें हैं। कार भी दे सकता है, लेकिन कार के लिए अलग रूल है। कार सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होती है, ठीक है।
उसके बाद सेल ऑफ मूवेबल एसेट। सेल ऑफ मूवेबल एसेट मतलब एम्प्लॉयर अपनी मूवेबल एसेट आपको बेच रहा है। एम्प्लॉयर ने अपने कंप्यूटर आपको बेच दिया, एम्प्लॉयर ने अपनी कार आपको बेच दी, तो कैसे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कार है, ठीक है, ये कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर जब कार को खरीदा था तो कितने में खरीदा था? 5 लाख में। अब ये कार एम्प्लॉयर 3 साल के बाद अपने एम्प्लॉय को बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। मान लो कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है 10%। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इसलिए जो भी अमाउंट या ले रहा हूं ना, तो अपने एजम्पशन के बेस पे ले रहा हूं, रूल में कुछ और लिखा हुआ मिलेगा। मान लो कार के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 10%। तो 5 साल का आप चलो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दो, तो 5 लाख का 10% मतलब 50, 1.5 लाख रुपए कम कर दो। तो 3 साल बाद बेच रहा है तो 1.5 लाख रुपए कम हो गए, तो कार की वैल्यू कितनी है? 3,50,000। लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार सिर्फ कितने रुपए में दे रहा है? 3.5 लाख की कार को 2 लाख रुपए में दे रहा है। तो कितना बेनिफिट करवा दिया उसका? 1.5 लाख। तो वो उसकी परक्विजिट। हाँ, मतलब उसकी WDV तक आना है आपको निकालते निकालते कि जिस दिन उसने एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर किया, बेचा, उस दिन की वैल्यू क्या है और दे कितने में रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, तो परक्विजिट। अगर मान लो यहाँ पे कार 2 के बदले 4 लाख में देता तो वहां पे कहां सुविधा? उल्टा उससे कमा रहा है वो, तो है कि नहीं? सस्ते में अगर दे रहा है, जो उसकी वैल्यू है उससे कम में दे रहा है, तो ही परक्विजिट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, WDV से कंपेयर करेंगे। हाँ, मार्केट की वैल्यू से नहीं, WDV। क्योंकि जो मूवेबल एसेट्स होते हैं ना भाई, यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू प्रिविल नहीं करेगी। क्योंकि देखो, आपके पास भी सेम कार है, आपके पास भी सेम कार है, आपके पास भी सेम कार, आपके पास भी सेम कार, एक ही डेट में खरीदे हो। 5 साल के बाद जाऊंगा ना, तो चारों की कार का एक वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सबकी अलग अलग यूज करने का तरीका, कंडीशन अलग अलग है ना। तो इसलिए WDV वाले मूवेबल एसेट के केस में मार्केट वैल्यू का नहीं देखा जाता। हाँ, न्यू अगर मिल रहा है तो बात अलग है, क्योंकि न्यू के केस में तो सबका रेट एक ही जैसा होगा। तो सेल ऑफ मूवेबल एसेट, सस्ते में अगर बेच रहा है तो यहाँ पे परक्विजिट आएगी। तो हमने अभी तक कितने नाम पढ़े? परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल में टोटल कितने नाम आते हैं? 14 नाम आते हैं। पहला नंबर क्या था? एकोमोडेशन फैसिलिटी। दूसरा क्या था? एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या कोई एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है। ईसॉप है या फिर स्वेट इक्विटी शेयर है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, NPS, ASF। इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर RPF, NPF, ASF। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। ट्रेवलिंग और टूरिंग फॉर हॉलीडे। फूड एंड बेवरेज फैसिलिटी। गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी, यूज ऑफ मूवेबल एसेट और सेल ऑफ मूवेबल एसेट। ये सब कौन से केस में टैक्सेबल है? ऑल। चाहे स्पेसिफाइड हो, चाहे वो नॉर्मल एम्प्लॉय हो, सबको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब सबके सैलरी में जुड़ेगा। अब बात आती है, ऐसी कौन कौन सी परक्विजिट है जो एग्जेम्प्ट होती है सबके लिए? ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज है या परक्विजिट्स है जो सबके लिए एग्जेम्प्ट होती है? पहला होता है टेलीफोन फैसिलिटी। टेलीफोन इंक्लूड्स मोबाइल ऑल्सो। मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अगर टेलीफोन की फैसिलिटी देके रखे, टेलीफोन, तो एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। चाहे वो स्पेशल हो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, चाहे नॉर्मल हो, सबके लिए एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यहाँ पे वो भूल कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे क्या था? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है 3200 रुपए पर मंथ ओनली इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। हाँ, बोथ रिजिम में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर की कोई व्हीकल चल रही है जो एम्प्लॉय को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लाने ले जाने का काम करती है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, बड़े बड़े शहर में जाओगे तो कैब्स चलती है, एम्प्लॉयर कैब का पैसा दे देता है, एम्प्लॉय लोगों को लाके छोड़ता है और उसके समय लाके ड्रॉप कर देता है वापस। प्रिविलेज पास एंड प्रिविलेज टिकट्स। प्रिविलेज पास एंड टिकट्स मतलब प्रिविलेज पास एंड टिकट, जैसे मेरा एक दोस्त है, एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, रायपुर की कंपनी है। वो कंपनी से उसको हर महीने ना कोई
स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, वहां के शो का टिकट आ जाता है, पास मिल जाता है उसको। ठीक है, अभी क्रिकेट मैच हुआ था तो उसको 2 पास मिला था, तो एक मेरे को भी दिया था, हम लोग देखने गए थे, इंडिया का मैच था, वो ट्रैफिक वाला नहीं होता, सचिन तेंदुलकर लोग सब आए थे, तब हम लोग गए थे सब। ठीक है, तो प्रिविलेज पास या टिकट अगर एम्प्लॉय को मिल रही है अपने एम्प्लॉयर से, तो वो भी तो एक बेनिफिट है कि नहीं, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, परक्विजिट गिवन आउटसाइड इंडिया टू इंडियन सिटीजन हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई ऐसा इंडियन सिटीजन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नौकरी कहां कर रहा है, और उसको परक्विजिट वगैरह सब वही मिले, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडियन सिटीजन भी है, विदेश में रह रहा है, उसको कार मिला हुआ है, विदेश में रह रहा है, उसको वहां आरएफए मिला हुआ, आरएफए मतलब मकान एकोमोडेशन, विदेश में रह रहा है, वहां उसको खाने वाने की सुविधा मिल गई, और पूरा पैसा कौन उठा रहा है, खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहे हैं, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, एक होता है ना ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है स्टाफ लोगों की, ठीक है, GIS भी बोलते हैं इसको। तो एम्प्लॉयर अगर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एनुअल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग होती है, एक खाली एक्सीडेंटल पॉलिसी अलग से होती है। तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का अगर प्रीमियम पे कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। एक होता है रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता पानी, उसको पानी दो, पियो, 2 घूंट पानी पियो, रिफ्रेशमेंट। सब्सिडाइज्ड लंच और डिनर, एक यहां पे भी पढ़े थे फूड और करके कुछ आया था, फूड फैसिलिटी करके आया था, ये देखो, और यहां पर लिखा है सब्सिडाइज्ड लंच या डिनर, दोनों में फर्क है। सब्सिडाइज मतलब एम्प्लॉयर बहुत सारा, मतलब एम्प्लॉयर बहुत सारा तो नहीं बोल सकते, एम्प्लॉयर जो है खाने वाने की फैसिलिटी देता है और सब्सिडी में देता है। सब्सिडी मतलब आपके पीछे 100 रुपए खर्चा कर रहा है खाना खिलाने में, लेकिन 10 रुपए में खाना खिला रहा है। आ रही बात समझ में, सब्सिडाइज मतलब सस्ते में खाना खिलाना। जैसे पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वहां का एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे पार्लियामेंट में जाता कौन है, सबसे पहले बात बताओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो वहां पर है ना बहुत सारे खाने पीने की चीज, पूरा कैंटीन है, और बोलते हैं वहां की कैंटीन में बहुत मतलब हाई वैरायटी की चीजें मिलती है, और उसकी जो वैल्यू होती है ना, जो आप 5 स्टार होटल में खाना खाओगे उसके इक्विवेलेंट होता है वहां की चीजें, लेकिन वहां की जो चीजें ना बहुत सस्ती मिलती, बहुत सस्ती, सब्सिडाइज्ड। अब मेरे को तो मालूम नहीं किस रेट पर मिलती है, लेकिन मान लो अगर कोई 500 रुपए की चीज है ना, तो आपको 50 रुपए में मिल रही होगी, तो इसको सब्सिडाइज्ड बोलेंगे कि नहीं, जिसमें सब्सिडी मिल रही है आपको। हाँ वही है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात हो रही है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, रिक्रिएशनल मतलब, रिक्रिएशन मतलब क्या होता है, मनोरंजन, वो वाला मनोरंजन नहीं है यहाँ पे वो वाला मनोरंजन, मूवी देखना, इधर उधर जाना, ऐसी कोई फैसिलिटी मिल रही है तो एग्जाम। मैं रिक्रिएशनल को अगर मैं पास और इससे जोड़ दूं तो कोई गलत है क्या, पास और प्रिविलेज टिकट वाले से जोड़ दूं तो सेम ही है लगभग। उसके बाद अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, अगर मान लो कोई नया चीज इंट्रोड्यूस हो गया जिसमें अब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को लगता है कि उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर कुछ खर्चा करता है, जाके बोलता है ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, तो एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय के ऊपर कुछ खर्चा किया तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन, छुट्टी के दौरान अगर एम्प्लॉय ट्रेवल कर रहा है, छुट्टी के दौरान अगर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवल के टाइम पे कुछ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर कुछ खर्चा करता है, तो उसका है, वो अभी पढ़ेंगे ना अपन डिटेल में। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मेडिकल फैसिलिटी मतलब होता है कि एक होता था मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस मतलब वो फुली टैक्सेबल था, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है कि जाओ इलाज करा लो, चाहे वो बीमार पड़े मत पड़े, उसको पैसा मिल रहा है। और मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या होता है,
कि या तो मेडिकल फैसिलिटी में आप लोग जब पढ़ोगे ना तो देखने मिलेगा एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल चल रहा है, एम्प्लॉय अगर बीमार पड़ा या उसके फैमिली वाले बीमार पड़े जाके वहां इलाज करवा लियो फ्री में, या फिर एम्प्लॉय के या उसके कोई परिवार वाला बीमार हुआ तो वहां की बीमारी का पूरा खर्चा, इलाज का पूरा खर्चा कौन उठा लिया? एम्प्लॉयर, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी बोलेंगे। हाँ हाँ, सब फ्री में इलाज कराते हैं। और मान लो अगर उन लोगों का अगर खुद का हॉस्पिटल नहीं होता तो अगर एम्प्लॉय कहीं और जाके इलाज करवा रहे हैं तो खर्चा, बिल क्लेम कर दो, खर्चा पूरा मिल जाता है, ऐसा वो परक्विजिट से खर्चा तो ये किया ना, रीइंबर्समेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कन्वेंस फैसिलिटी। कन्वेंस फैसिलिटी मतलब सिटी में एम्प्लॉयर अगर अपने काम से कहीं पे, एक कन्वेंस अलाउंस था वो भी एग्जेम्प्ट होता था क्योंकि वो फॉर ड्यूटी पर्पस था। फुली एग्जेम्प्ट मतलब जितना अमाउंट मिला माइनस जितना खर्चा कर दिया, वो जितना मान, और क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो अपन क्या मानते हैं, पूरा ही खर्चा किया होता है, एग्जेम्प्ट भी हो जाता है पूरा वो। तो कन्वेंस फैसिलिटी जो होती है ना, कन्वेंस फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अपने काम से कन्वेंस करने के लिए, कन्वेंस का मतलब होता है सिटी में इधर उधर जाने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए एक कुछ फैसिलिटी देके रखा है। गाड़ी वाड़ी, गाड़ी मतलब कार नहीं, छोटी मोटी गाड़ी, टू व्हीलर वगैरह देके रखा है, तो उसका अपने को यहाँ पे दिखना है। तो अभी हमने क्या कंप्लीट किया? परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल और दूसरा परक्विजिट एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। तो लेकिन अपने काम से, अपने काम से देके रखा है। परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ऐसे परक्विजिट जो सिर्फ किसके केस में टैक्सेबल होंगे? तो उस केस में आपको है ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है कि नहीं चेक करना पड़ेगा पहले। 3 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें से कोई एक कंडीशन पूरी कर दोगे तो क्या बन जाओगे? पहला डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी का, दूसरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इक्विटी शेयर या वोटिंग पावर में 20% या उससे ज्यादा राइट है। और तीसरा होता है जो मोनेटरी पेमेंट्स है, मैं अगर उसको समराइज करके बोलूं तो मोनेटरी पेमेंट्स है आफ्टर डिडक्शन वो 50,000 से ज्यादा ईयरली, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कोई एक शर्त पूरी हो गई तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में क्या क्या एग्जेम्प्ट होता है, मतलब क्या क्या टैक्सेबल होता है? सॉरी, मोटर कार। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या देके रखा है? मोटर कार। देखो यहां पर एक पढ़े थे हम, यूज ऑफ मूवेबल एसेट पढ़े थे। मूवेबल एसेट में मोटर कार आती है, लेकिन मोटर कार के लिए अलग से रूल बना दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट में ऐसे लिख दूंगा ना अगर अदर देन मोटर कार, तो गलत होगा क्या? नहीं होगा। नीचे में नहीं लिख रहा हूं अदर देन मोटर कार, क्योंकि यहां पे बेचने की बात हो रही है और यहां पे बात किसकी हो रही है? यूज की। एक होता है मोटर कार, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मोटर कार देके रखी हुई, ठीक। दूसरा, एम्प्लॉय के घर में स्वीपर काम कर रहा है, गार्डनर काम कर रहा है, वॉचमैन काम कर रहा है, या फिर कोई पर्सनल अटेंडेंट काम कर रहा है, ठीक है। ये चारों में से जरूरी क्यों थोड़ी कि चारों के चारों आएंगे, ऑब्लिक ऑब्लिक है मतलब कोई भी हो सकता है। इन लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनकी सैलरी पूरा कौन देता है? एम्प्लॉयर अपने अंडर में उनको रख लिया है, बोलता है लेकिन जाके वो एम्प्लॉय के यहाँ काम करो, और सैलरी एम्प्लॉयर से मिलती है उसको, ठीक है। तो उसको भी क्या बोलेंगे? परक्विजिट में ले लेंगे। लेकिन ये परक्विजिट किसके केस में टैक्सेबल है? सिर्फ स्पेसिफाइड। एम्प्लॉय के घर में गैस, गैस मतलब सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी या पानी का बिल का पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर। एजुकेशन फैसिलिटी, एक क्या था? एजुकेशन अलाउंस था, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन वाला। और ये क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी। एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल चल रही है, वहां उसका बच्चा पढ़ रहा है, या फिर कहीं अच्छी स्कूल या बड़ी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है, बड़ी स्कूल नहीं कोई भी स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है एम्प्लॉय का, और पढ़ाई का खर्चा पूरा कौन उठा रहा है? इसको बोलेंगे एजुकेशन फैसिलिटी। उसके बाद लास्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यहां पर भी एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी था, ये नॉर्मल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। और यहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात कौन सी हो रही है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप लोग जानते हो कि जैसे मेरे मामा है ना, रेलवे में थे, अब तो नहीं है वो, रेलवे में थे ना, तो उनको है ना पास मिला हुआ था, वो और उनकी फैमिली
घूम सकते हैं, या फिर यहाँ पे बात ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, वो आप घूमने वाली बात कर दिए तो ट्रेवलिंग हो गया भाई वो। हाँ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिली हुई है, ठीक है। लेकिन वो एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। कौन सा वाला? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैवलिंग अलग होता है, घूमने के लिए अगर पास मिला वो अलग चीज है। एक होता है अप डाउन, जिन लोग करते हैं अप डाउन, समझते हो, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो उसकी अगर फैसिलिटी मिली हुई है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉय को तो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट बोलता हूँ सॉरी, वो स्पेशल एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ परक्विजिट्स कितने हैं सबका, अगर अपन टोटल लगाए तो 32 लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है एक दो और बढ़ जाए, कम नहीं होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को रूल बताते जाऊंगा, एक एक करके। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा रूल अगर मैं बोलूं तो किसका है, वो एकोमोडेशन फैसिलिटी का। उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं RFA बोलूंगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन, एकोमोडेशन फैसिलिटी। करें स्टार्ट। पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना और सुनना, क्योंकि ये है तो बहुत इजी और लॉजिकल है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इधर उधर कर दिए तो समझ से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो पानी वानी पी लो या जो भी है, आ जाओ घूम फिर के। देखो सबसे बड़ी बात है, क्लास अटेंड करना है ना तो खत्म करना नहीं है, लेक्चर्स समझ में आना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, समझ में अगर आ रही है चीजें तो फिर वो हमारे लिए आ जाओ ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है। क्लास अटेंड करना ही जरूरी नहीं है, समझ में आना जरूरी है, तो वो प्रोडक्टिव होगा। भले एक क्लास ज्यादा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, लोग आ जाओ। मानस भाई मेरे को पानी देना तो। मंत्रालय वाले को देखते हैं गाड़ी में, तो आने जाने का खर्चा ही लोग देते हैं, थोड़ा एम्प्लॉयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो पेट्रोल की स्लिप बनवाते हैं ना, क्या वो देखो सर, वो काम सकते हैं लूप होल से, तो हम लोग चोरी कर रहे हैं। अरे लोग भाई मैं दोस्त तो देख आसपास तक है भी ड्राइवर है, उसकी फैसिलिटी आके तो डलवाते हैं, पास से डलवाते हैं, क्योंकि ये तो प्रयास है, मतलब एक्स्ट्रा बिल बनवाने उसका नहीं, टोटल बिल। हाँ, वो पूरा फैसिलिटी मिल जाता है। 5 मिनट का ब्रेक है, सब लोग काम दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। समझ में रिकॉर्डिंग हो रही मैं तो बहुत कुछ समझ रखा हूँ बच्चे लोगों को, जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे का ग्रुप बन गया अच्छा, तो बिल्कुल मैं ना मेरे पूरे मॉनिटरिंग में जैसे पढ़ नहीं रहा ना तो मैं बबू नहीं करता, मतलब कुछ सब्जेक्ट मेरे सामने आप लोगों को 40-50 क्वेश्चन बना कर दिखाया है, बहुत कुछ सोच कर, क्योंकि इतना अगर आप
सुप्रीम कोर्ट अगर कर ली ना तो डिसिप्लिन मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर अपना दबाव डाल के चलाने वाला नहीं, तो कर ली हाँ उसको गिराई होती है। मैं तो ना गिराई करो मेरे टाइम से मेरे रोज अपना टारगेट लेता हूँ हुआ इधर मेंटर हो तो वैसा मेरा बड़ा है और ये ना गारंटी डिलीवरी का भी गारंटी दे रिजल्ट पास हो बस ये है कि आप मेहनत करते रहिए। ये नहीं आना चाहिए। सुन तेरे पास अगर 1 करोड़ आ गया मुझे क्या करे? मैं इन्वेस्टमेंट मांगा एक कर दूंगा ना अपना नहीं एक ऐसे करूंगा मतलब रिसर्च क्यों हुआ तेरे? एक करोड़ आ तो भाई ये पैसा डबल करने से हाँ अभी वैसे तुरंत कोई करते हैं देखो 1 करोड़ भाई और तुम्हें आने दे 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ आएगा मेरे पास मेरे रेंट कॉस्ट है मैं भाई 1 करोड़ नहीं 10 40 50 सर अगर आपको 1 करोड़ देगा तो क्या करोगे? बॉल आ जाऊंगा। लाइन बंद नहीं करेगा अचानक भयानक अगर इतना पैसा किसी के पास आ जाता है ना तो आदमी बोरा जाता है। चालू करें? चलो स्टार्ट करें प्रशांत। तो अब बात करते हैं परक्यूजिट में जो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय है उसमें सबसे पहला परक्यूजिट हम स्टार्ट करते हैं एकोमोडेशन फैसिलिटी। एकोमोडेशन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयर है ना अपने एम्प्लॉय को रहने की सुविधा दिया हुआ है, कहे कि रहने की सुविधा, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन फैसिलिटी, रहने की सुविधा। कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को मकान में रहने की सुविधा देके रखे। तो आप लोगों को उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलना है? आरएफए बोलना है। ये अपन समझने के लिए बस लिख रहे हैं, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, जो नाम है पूरा वो यूज करना। तो मकान है ना दो तरीके से मिल सकता है, या तो रेंट फ्री हो सकता है या फिर कंसेशनल हो सकता है। रेंट फ्री मतलब आपसे 1 रुपए भी किराया चार्ज नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, और कंसेशनल मतलब जितने की सुविधा दे रहा है तो उससे थोड़ा बहुत, जैसे आपको 1 लाख रुपए की सुविधा दे दिया तो आपसे 10,000 रुपए ले रहा है, तो 90,000 रुपए का बेनिफिट मिला। मतलब या तो किराया ले ही नहीं रहा है या फिर ले रहा है तो कम ले रहा है। तो इसको रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलेंगे या फिर कंसेशनल एकोमोडेशन बोलेंगे। अगर किराया लेगा, कम लेगा तो कंसेशनल एकोमोडेशन, और किराया नहीं लेगा तो रेंट फ्री एकोमोडेशन। हरी बात समझ में? तो आरएफए के केस में, रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एम्प्लॉय किस टाइप का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सबसे पहली कंडीशन आपको क्या चेक करनी है कि एम्प्लॉय किस टाइप का है, अदर एम्प्लॉय है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस केस में आरएफए की वैल्यू क्या होगी? एज पर गवर्नमेंट रेट्स, दैट इज लाइसेंस फीस। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना तो आरएफए की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी? एज पर गवर्नमेंट रेट्स। मान लो गवर्नमेंट रेट है 2,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने के लिए मिला है तो 2,000 इंटू 12 करो तो कितना आएगा? 24,000 आ जाएगा। गवर्नमेंट रेट्स मतलब गवर्नमेंट रेट के रूप में आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन में? लाइसेंस फीस के नाम से दिया रहेगा, वही गवर्नमेंट रेट होता है। आ रही बात समझ में? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आरएफए की वैल्यू कैसे निकालोगे? एज पर गवर्नमेंट रेट्स।
और अदर एम्प्लॉय के केस में ही मेन दिमाग लगाना है आप लोगों को। अदर एम्प्लॉय अगर अदर एम्प्लॉय है तो उस केस में आपको देखना है कि एम्प्लॉयर ने अपना खुद का मकान दिया है रहने के लिए, एम्प्लॉयर खुद किराए में लेके अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है, या फिर किसी होटल में रहने की फैसिलिटी दिया हुआ है। 3 कंडीशन देखना है अदर में। मैं अभी क्या बोला, अगर एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान तो दिया है, तो ये मकान का एम्प्लॉय क्या है, ओनर है, तो मकान खुद का ओन हाउस बोलेंगे। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मकान दिया है लेकिन खुद किराए में लेके दिया है मकान की, उसका ओनर कोई और है, किराए में लिया किसी और से और एम्प्लॉय वहां पे रह रहा है, तो उसको रेंटेड हाउस बोलेंगे। या फिर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी होटल में रहने के लिए दिया हुआ है जगह, जाओ इस होटल में रहो, वहां का बिल मैं दूंगा। तीनों कंडीशन में डिफरेंशिएशन समझ में आया। एम्प्लॉयर अपना खुद का मकान दे दिया रहने के लिए जिसका ओनर है एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर खुद रेंट में लिया है कहीं और से और अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया है, या फिर एम्प्लॉयर ने होटल में रहने की फैसिलिटी दी हुई है। ये 3 कंडीशन समझ में आई। ये कब देखना है ये तीनों, जब एम्प्लॉय कैसा होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तामझाम करना ही नहीं है आपको, अदर में ही आपको करना है। अदर में, गवर्नमेंट में सिर्फ एज पर गवर्नमेंट रेट, मतलब लाइसेंस फीस देखनी है आपको। अदर में आपको क्या करना है, 3 कंडीशन चेक करनी है, खुद का घर है एम्प्लॉयर का, रेंटेड है कि होटल फैसिलिटी। नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे ना। अगर एम्प्लॉयर का खुद का मकान है, एम्प्लॉयर का खुद का मकान है, इफ एम्प्लॉयर्स ओन हाउस देन वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू 7.5%, 10% और 15% ऑफ आरएफए सैलरी। अब ये आरएफए सैलरी क्या है, जैसे अपन आरपीएफ पढ़े थे ना, एक एचआरए पढ़े थे, तो उनके पर्पस के लिए सैलरी अलग से कैलकुलेट करना पड़ता था। 4 चीजें जुड़ती थी, क्या क्या, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराना रिकॉल करवा रहा हूं। एचआरए आरपीएफ की सैलरी क्या थी, बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स, डीआरएस पे और डीआरएस अलाउंस कंडीशनल वाला, ये 4 चीज जुड़ती थी तो एचआरए और आरपीएफ की सैलरी आती थी। तो वैसे ही आरएफए के लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन या कंसेशनल एकोमोडेशन के लिए आरएफए की सैलरी देखना पड़ता है। और आरएफए की जो सैलरी है ना, उसका फॉर्मूला कुछ और है जो मैं आगे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, जब एम्प्लॉयर का खुद का मकान होगा तो आरएफए की वैल्यू निकालने के लिए 7.5% लोगे, किसका, आरएफए सैलरी का, या फिर 10% लोगे, या फिर 15% लोगे, किसका, आरएफए सैलरी का। हाँ बता रहा हूं। हाँ, तीनों में से ऑब्लिक है ना, मतलब तीनों में से कोई एक लेना है, बता रहा हूं। एचआरए जब हम लेते थे एचआरए, तो एचआरए में जब वो 3 लिमिट देखते थे तो वहां पे 40% या 50% लेना पड़ता था। 40 कब लेते थे, अदर सिटीज के केस में, और 50 कब लेते थे, एमकेडीसी। मेट्रो सिटी बोलोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे, एमकेडीसी भी बोलना है। आप गलत नहीं बोले, मेट्रो सिटी ही है, लेकिन मेट्रो सिटी में सिर्फ 4 आती है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, यहां पर आपको सिटीज नहीं देखनी है, यहां पे उस सिटी की पॉपुलेशन देखनी है। अगर पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन बना हुआ है, काहे है, लेस देन इक्वल टू, मतलब अप टू 10 लाख है पॉपुलेशन, 10 लाख से, अगर मैं इसको 3 तरीके से बोल सकता हूं, इसको मैथमेटिकली लिखा हूं मैंने कि पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। तो आपको आरएफए सैलरी का कितना % लेना है। अगर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है बट लेस देन इक्वल टू 25% है, 25 लाख है, तो आरएफए सैलरी का कितना %, 10%। और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो आरएफए सैलरी का 15% लेना। यहां पे डिपेंड करेगा पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना % लेना है सैलरी का। ठीक है, ये कब देखना है, जब एम्प्लॉयर का खुद का मकान होगा तब, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर मकान एम्प्लॉयर ने किराए में लेके दिया है, अगर मकान एम्प्लॉयर ने किराए में लेके दिया है, तो उस केस में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू विचएवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा वो। पहला, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खुद किराए में लेके दिया है तो खुद किराया दे रहा होगा कुछ ना कुछ, तो एम्प्लॉयर ने जितना किराया दिया वो ले लो, या फिर 15% ले लो, किसका, आरएफए सैलरी का, 15% ले लो आरएफए सैलरी का, या फिर
एम्प्लॉयर ने जितना रेंट का पेमेंट किया है वो दोनों में जो कम होगा वो आरएफए की वैल्यू बन जाएगी। तीसरा, अगर होटल फैसिलिटी है, अगर क्या है, होटल फैसिलिटी है, तो वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू विच एवर इज लोअर, होटल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जितना होटल का चार्जेस दिया होगा, बिल आता है कि नहीं होटल में, और 24% ऑफ आरएफए सैलरी विच एवर इज लोअर, ये बन जाएगा आरएफए की वैल्यू। अभी अपन ने टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े? 4। अगर मैं टोटल बोलूं तो कितने फॉर्मूले पढ़े हमने? 4। एक फॉर्मूले से ये आंसर आया, एक फॉर्मूले से ये आया, एक फॉर्मूले से आया, एक फॉर्मूले से आया। किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना तो चारों में से कोई एक कंडीशन आपको मिलेगी, चारों एक साथ नहीं आ जाएगा पेपर में। या तो एम्प्लॉय क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, या तो फिर क्या होगा, अदर होगा। गवर्नमेंट होगा तो आपका कैलकुलेशन इस बेस पर होगा, तो ये 3 एप्लीकेबल नहीं होंगे फिर उस केस में। अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट नहीं है, अदर है, तो गवर्नमेंट वाली की तो बात होगी नहीं। फिर देखेंगे एम्प्लॉयर ने खुद का मकान दिया, किराए का दिया कि होटल दिया है, तो गवर्नमेंट नहीं है, खुद का मकान दिया, तो ये तीनों नहीं आएंगे, ये वाला आ जाएगा। अगर किराए में लेके दिया है तो ये दोनों नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। और अगर होटल फैसिलिटी है तो ये तीनों नहीं आएंगे, ये आएंगे, ये आएगा। मतलब चारों में से कोई भी क्वेश्चन में कोई एक ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां पर इफ इसलिए ले गया हुआ नाम के आगे, इफ का मतलब क्या होता है? कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि अदर एम्प्लॉय है तो देखना है खुद का मकान होगा तो ये वाला, किराए का मकान होगा तो ये वाला, और होटल फैसिलिटी होगी तो ये वाला। चारों में से कोई एक ही फॉर्मूले से आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने एक साथ डाल दिया है सबको, क्योंकि एक सिस्टम से बताना पड़ता है सब चीज, इसलिए। अब आप ऊपर डिसाइड कर लिए कि एम्प्लॉय कैसा था, मकान कैसा था, आप वैल्यू निकाल लिए। तो ये जो वैल्यू ऑफ आरएफए आप निकाले, ये जो आया उसको क्या बोलेंगे? मकान की वैल्यू। मकान की वैल्यू मतलब आरएफए की वैल्यू। मतलब आप यहां पे पहुंच गए, काहे की वैल्यू निकाल लिए, आरएफए की वैल्यू निकल गई। अभी सिर्फ मकान की वैल्यू निकली। अब कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है ना मकान तो देता ही है, साथ में फर्निश्ड मकान दे देता है। फर्निश्ड मकान मतलब सुसज्जित आवास, हिंदी में बोलते हैं। सुसज्जित आवास मतलब मकान तो दिया है प्लस साथ में क्या दे दे रहा है, फर्नीचर भी दे दे रहा है लगा हुआ। फर्निश्ड बोलते हैं ना, फर्निश्ड मकान है, फर्नीचर भी साथ में मिला हुआ है। इफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, इफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, मकान भी मिला है साथ में फर्नीचर भी मिला है। बाजू में क्या लिखा है? नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ होटल, क्योंकि होटल ऑलरेडी फर्निश्ड होती है, इसलिए यहाँ पे 24% ले ली इकट्ठा, देख लो। बाकी में 15 से ऊपर गए नहीं है, लेकिन होटल में सीधा क्या ले लिए, 24% ले लिए। इसलिए यहाँ पे फर्निश्ड एकोमोडेशन की जब बात आएगी तो होटल में वो बात एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट में और अदर में भी ओन्ड वाला और किराया वाला दोनों में एप्लीकेबल होगा। आ रही बात समझ में? अगर मकान तो मिला है तो मकान की वैल्यू तो हम निकाल लिए, मकान की वैल्यू हम निकाल लिए। अब आपको साथ में क्या देके रखा है आपका एम्प्लॉयर ने? फर्नीचर भी दिया हुआ है। तो फर्नीचर में भी 2 कंडीशन आती है कि फर्नीचर उसने खुद का दिया है कि किराए में लेके दिया है। एम्प्लॉयर ने फर्नीचर दिया है तो खुद खरीद के दे दिया, या खुद किराए में लेके दे रहा है, किसी से मिलता है ना, एसी किराए में मिलता है, फ्रिज किराए में मिलता है। एम्प्लॉयर को लग रहा होगा कि भाई खरीद के देना चाहिए तो खरीद के दे दिया, किराए में लेके देना चाहिए तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि फर्नीचर कैसा मिला है, एम्प्लॉयर का खुद का है, ओन्ड है कि रेंटेड है। ठीक है, अगर खुद का फर्नीचर होगा तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर आपको मकान की वैल्यू के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर रेंटेड होगा तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर मकान की वैल्यू के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर फर्नीचर खुद का है तो कितना जोड़ोगे वैल्यू? फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। फर्नीचर मतलब यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर मतलब फर्नीचर ही नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं बहुत सारे, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब फर्नीचर में ये सारी चीजें इंक्लूड है जो यूज है, कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू में क्या क्या जुड़ जाएगा? अगर खुद का होगा तो कॉस्ट दिखना है, कॉस्ट का 10% ऊपर वाली अमाउंट में ले जाके जोड़ दो। आई बात समझ में? तो ये फर्नीचर की वैल्यू जुड़ जाएगी। ये देखो मैंने बनाया बाजू में, मकान की वैल्यू प्लस फर्नीचर की वैल्यू, दोनों जोड़ोगे तो ये आएगा। क्लियर है? ये डायग्राम एक्चुअली यहां नहीं होना था, यहां होना था, वो कुछ एडिट कर रहा हूं ना तो खसक गया ऊपर वो,
ठीक है, यहां पर आना था उसको। अगर मकान रेंटेड है, सॉरी अगर फर्नीचर रेंटेड है तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना जोड़ोगे, रेंट ऑफ फर्नीचर पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर खुद का होगा तो कॉस्ट का 10% लेना है, और किराया होगा तो रेंट कितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसको ले लो। दोनों में से कोई ये कंडीशन आएगी। कभी कभी है ना क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि एक फर्नीचर खरीद के दिया है और एक फर्नीचर किराए में लेके दिया है, तो जो खरीदा है उसकी कॉस्ट का 10% लो और जो किराए वाला है उसका किराए का जोड़ लो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट भी दिया रहता है और WDV ऑफ फर्नीचर भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, कॉस्ट भी और WDV समझते हैं ना, रिटर्न डाउन वैल्यू, अपलिखित मूल्य। ठीक है, तो आपको कॉस्ट का 10% लेना है कि WDV का लेना है, फॉर्मूले में कॉस्ट लिखा हुआ है तो कॉस्ट को ही लेना, WDV में दिमाग मत लगाना, फिर छोड़ देना उसको। हाँ, WDV हमको लेना ही नहीं है, हमको कॉस्ट का 10% लेना है। ठीक है, तो आपको यहां पर काहे की वैल्यू मिली थी, मकान की, सिर्फ ये मकान की वैल्यू है। अब जब आप उसकी फर्नीचर की भी वैल्यू जोड़ दोगे तो ये वाली जो वैल्यू है काहे की वैल्यू हो गई, मकान प्लस फर्नीचर की वैल्यू, तो इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन बोलेंगे, नाम बदल जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन बोलेंगे। अब कभी कभी एम्प्लॉयर क्या करता है, इतनी सारी फैसिलिटी दिया है, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन तक आ गए, ये या चीज हम ये या तो फिर हमको फ्री में दे सकता है या फिर हमसे रेंट लेगा थोड़ा बहुत कंसेशनल। ये जो है ना, ये वाला यहां तक आप आ गए, इस वैल्यू तक आ गए, ये मकान और फर्नीचर की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा फर्नीचर और मिलेगा तभी जोड़ना है उसकी वैल्यू, नहीं होगी तो जबरदस्ती मत जोड़ना। ये वैल्यू में आ गए तो ये चीज आपको आपका एम्प्लॉयर जो है या तो फ्री में दे सकता है, पैसा ही नहीं लेगा आपसे, तो उसको मैं बोलूंगा रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। क्या बोलेंगे अपन, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। और या तो फिर इससे किराया लेगा आपसे, लेकिन जितना बनता है उतना नहीं, थोड़ा सा लेगा। आपको 1 लाख रुपए की फैसिलिटी दे रहे हैं तो आपके सैलरी से 1000 रुपए महीना काट लेगा, 2000 रुपए महीना काट लेगा, जितना बनता है उतना नहीं काटेगा, थोड़ा बहुत ही काटेगा। तो यहाँ पर मकान फ्री में मिला क्या आपको, कंसेशनल रेट पर मिला, तो यहाँ पे बोलेंगे वैल्यू ऑफ कंसेशनल एकोमोडेशन। आ रही बात समझ में, हाँ कंसेशनल फर्निश्ड एकोमोडेशन बोल लो। तो अल्टीमेटली मिल रहा क्या, एकोमोडेशन ही मिल रहा है। आपको अगर नाम रखने में दिक्कत आ रही है कि भाई इसमें मैं रेंट फ्री लगाऊं कि कंसेशनल लगाऊं कि फर्निश्ड बोलूं कि नहीं बोलूं, तो लास्ट में आप टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन लिख सकते हो। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन लिख दोगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको चेक करना है, यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक आप पहुंच गए कि मकान की वैल्यू में जोड़ दिए, मकान की वैल्यू के साथ साथ फर्नीचर की भी वैल्यू जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद देखना है कि आपके सैलरी से कुछ काट रहा है क्या एम्प्लॉयर, सैलरी से उस मकान के लिए कुछ पैसा काट रहा है क्या, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। एक वर्ड और जोड़ रहा हूं यहां पे, बाय एम्प्लॉयर। कौन काटेगा पैसा, हाँ बेसिक सैलरी में से काटा जाता है। ठीक है, बेसिक सैलरी में से ही काटता है। अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर। हाँ मतलब थोड़ा बहुत उससे चार्ज कर लेगा बाय एम्प्लॉयर। ये पैसा अगर एम्प्लॉयर काटता है सैलरी से, इफ एनी लिखा है, इफ एनी मतलब जरूरी नहीं कि हर बार काटे, तो यहां पर माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ होगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ RFA। RFA में अपने समझने के लिए लिखा हूं, आप लोग लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये समझ में आया, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उससे अलग से पैसा चार्ज नहीं करता, उसके सैलरी में काट देता है। तो काट देगा, अगर है ऐसा कुछ तो काट लो, हाँ माइनस कर लो लास्ट में, इसीलिए माइनस किया हुआ है वो चीज। ये देखो नहीं, बेसिक सैलरी में वो माइनस नहीं होगा, आपकी तो ग्रॉस बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है ना। ठीक है, आप जब बेसिक सैलरी में काट तो लेता है ठीक है, लेकिन आपकी जो बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी वो ग्रॉस वाली होगी।
तो चलो, एकोमोडेशन फैसिलिटी के केस में आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एकोमोडेशन फैसिलिटी का मतलब होता है मकान में रहने की सुविधा दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे मेन दो कंडीशन देखी जाती है कि मकान जो है जिसको दिया जा रहा है, जिस एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी तो वैल्यू ऑफ आरएफए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज पर गवर्नमेंट रेट्स। गवर्नमेंट रेट के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट रेट्स खोजते रह जाओगे, लाइसेंस फीस नहीं पढ़े हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा लाइसेंस फीस मतलब होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अदर एम्प्लॉय अगर है तो तीन कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वो मकान खुद का है एम्प्लॉयर का, किराए में लेके दिया एम्प्लॉयर ने, या फिर होटल चार्जेस है, होटल फैसिलिटी है सॉरी। अगर खुद का होगा एम्प्लॉयर का मकान तो 7.5%, 10% या फिर 15% ऑफ आरएफए सैलरी। 7.5% कब लेंगे, जब पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है तब, या 10 लाख तक है तब, ठीक है, या 10 लाख के बराबर है उससे कम है तो। ऐसे तीनों बोला मैं, तीनों एक ही मतलब है तीनों का। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से ज्यादा नहीं है तो 10%, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15%। किस चीज का, आरएफए सैलरी का। ठीक है, अगर मकान किराए पर लिया हुआ है एम्प्लॉयर ने और अपने एम्प्लॉय को दिया रहने के लिए तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जितना रेंट पे किया वो, या फिर आरएफए सैलरी का 15%। यहाँ पे 7.5 10 नहीं देखना है, यहाँ पे फ्लैट 15% है। ठीक है, तो 15% लेना है, दोनों में जो कम होगा वो आरएफए की वैल्यू हो जाएगी इन केस ऑफ रेंटेड हाउस। इन केस ऑफ होटल फैसिलिटी 24% ऑफ आरएफए सैलरी या फिर होटल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में जो कम होगा वो आरएफए की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब फर्निश्ड एकोमोडेशन है कि नहीं वो देखना है, लेकिन इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया भी है कि भाई किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर 4 में से कोई एक कंडीशन ही एप्लीकेबल होगा, चारों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो अदर होगा, अदर भी होगा तो किसी एक टाइप का मकान मिल रहा होगा। तो 4 में से कोई एक ही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। फिर देखना है कि मकान फर्निश्ड है कि नहीं। फर्निश्ड मकान होगा तो आपको फर्नीचर की वैल्यू साथ में जोड़नी है, लेकिन फर्निश्ड वाली जो कंडीशन है वो किसके केस में एप्लीकेबल नहीं है, होटल वाले में एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ऊपर के तीनों में एप्लीकेबल है, होटल वाले में अगर आता है तो फर्निश्ड नहीं होगा, क्योंकि होटल ऑलरेडी फर्निश्ड होता है ना। तो अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का ओन्ड किया हुआ है तो कॉस्ट का 10% ले लेना, और रेंटेड है तो रेंट चार्जेस ले लेना, जो भी एप्लीकेबल है। दोनों को जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मकान की और फर्नीचर दोनों की वैल्यू आ गई एक साथ। अब देखना है कि अगर एम्प्लॉयर कुछ सैलरी से डिडक्ट कर रहा है मकान की फैसिलिटी के नाम से, तो वो अमाउंट यहाँ माइनस कर दो, तो इसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, कंसेशनल होगा तो कंसेशनल, रेंट फ्री होगा तो रेंट फ्री, फर्निश्ड होगा तो फर्निश्ड, फर्निश्ड नहीं होगा तो अनफर्निश्ड। ठीक है, अब ऊपर में जगह जगह पे तीन जगह मेनली यूज हुआ है आरएफए की सैलरी। मतलब क्या, आरएफए की सैलरी में क्या क्या आता है देखो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको इसी से समझना है। सबसे पहले क्या आता है, बेसिक सैलरी। दूसरे नंबर पर क्या आता है, डियरनेस पे। तीसरे नंबर पर क्या आता है, बोनस। क्या आता है, बोनस। उसके बाद क्या आता है, एनी कमीशन, किसी भी प्रकार का कमीशन। यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स की बात नहीं हो रही, एनी कमीशन, कोई भी कमीशन है, कमीशन होना चाहिए, ले लो। क्या क्या जुड़ेगा आरएफए की सैलरी में, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस एनी कमीशन, प्लस जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेज है, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेज है। मत लिखो, लिखोगे भी तो क्या, उतना लिख भी नहीं पाओगे जितना आप कर रहे हो। पीडीएफ मिलेगा, मैं भेज भी दिया हूं वैसे। हाँ फुल्ली नहीं, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल अलाउंस का मतलब ये होता है, अलाउंस 3 टाइप के थे, कौन कौन से, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो आप लोगों को मैं अलाउंस जब करवा रहा था तो एक चीज बताया था ऐसे डायग्राम बना के, अगर आपको याद होगा तो। सैलरी का फॉर्मेट कैसे बनता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का बनता है। अगर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होगा, मान लो कैसा अलाउंस है, फुल्ली टैक्सेबल, तो उसकी पूरी पूरी अमाउंट जुड़ जाएगी। तो ये टैक्सेबल अमाउंट हुई कि नहीं उसकी। अगर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होगा तो उसकी कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी और कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो जो अमाउंट बाहर आएगी वो उसकी टैक्सेबल अमाउंट है, और अगर फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो उसकी अमाउंट जाएगी क्या बाहर। तो ये जो टैक्सेबल अलाउंस मतलब समझ रहे हो, ये वाली अमाउंट की बात कर रहा हूं। जो पार्टली टैक्सेबल है तो उसका टैक्सेबल पोर्शन, और फुल्ली टैक्सेबल है तो पूरा, और एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल में आएगा ही नहीं।
सारी बात समझ में, ये सारे अलाउंस जितने भी अलाउंस होंगे क्वेश्चन में सबको लेना है, लेकिन डियरनेस अलाउंस अगर लोगे तो देखना है कंडीशन वाला, मतलब एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है कि नहीं। सारी बात समझ में, ये सारी चीजें आप लोगों को कंसीडर करना है कहां पे, आरएफए की सैलरी में। देखो ये वाली सैलरी का मतलब कुछ और है, एचआरए की सैलरी में सिर्फ 4 चीज जुड़ती थी, और यहां पर तो बहुत सारी चीजें जुड़ने वाली है। यहां पर सबसे पहले क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, बोनस, कमीशन, ठीक है। यहां जो 4 मैं लिखा हूं ना, ये नॉर्मली जो 4 आते हैं वो लिखा हूं, कुछ चीजें और आ सकती है, मैं इसको फ्यूचर में डिपेंड रख दूंगा क्वेश्चन के लिए, अभी ये 4 ही नाम याद रखो, और अगर कुछ आएगा इतना यहाँ पे जोड़ सकते। पेमेंट्स में और कुछ जुड़ सकता है, जो पेमेंट्स वाला पोर्शन है ना, जो मोनेटरी पेमेंट होते हैं ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं वो सब जुड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आरपीएफ का पैसा ये सब नहीं जुड़ता है, इसलिए जो फ्रिक्वेंटली आता है ना वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, डियरनेस कंडीशनल वाला ही लेना है, तो बाजू में भी लिखा है, पढ़ो ना उसको। हाँ हाँ बता रहा हूँ, देखो आरएफए की सैलरी जब कैलकुलेट करोगे ना, तो ये 4 तो लेना ही लेना है, क्या क्या, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, बोनस और कमीशन भी, कैसा कोई भी, सेल्स वाला हो, नॉर्मल वाला हो, कुछ भी हो, सब लेना है। ऑल टैक्सेबल अलाउंस की मतलब समझ में आया, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होगा पूरा लेना, पार्टली होगा तो जितना टैक्सेबल पोर्शन है वो एग्जाम्प्ट वाले का लेना ही नहीं है। अब यहां पर आप लोगों के साथ एक छोटा सा डाउट है कि डियरनेस अलाउंस अगर होगा तो कैसा वाला लेना है, यही पूछ रहे हो ना। ऑल टैक्स, देखो डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये तो पता है आप लोगों को, लेकिन डियरनेस अलाउंस कैसा होगा, कंडीशनल वाला होगा, तो ही यहां पर जोड़ना, और अगर कंडीशनल वाला नहीं होगा, नॉर्मल डी होगा, तो ऊपर में जोड़ना नहीं है उसको। हाँ उसके बाद उसको कैसे हटा, उसके अंदर इंक्लूड होता है नहीं, तो ऑल टैक्सेबल अलाउंस को तो आप सेपरेटली लोगे ना आप। हाँ मेन वाले में टैक्सेबल होगा, मेन सैलरी में तो सब अलाउंस टैक्सेबल होंगे, लेकिन जब ये वाली आरएफए की सैलरी निकालोगे तब लेना है कि नहीं लेना है, उसकी बात हो रही है। हाँ तो मैं एक्सेप्ट नॉर्मल डी ऐसा लिख दो, उल्टा लिख दो, आपको वैसा समझ में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ क्या लिख दिया, बट डीए लोगे तो कौन सा वाला लोगे, कंडीशनल वाला लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी भी जो वर्डिंग है वो भी डाल देता हूँ, मतलब बात यह है कि समझ में आना चाहिए चीजें। एक्सेप्ट, इसके अलावा है ना, ऊपर जो लिखा है वो भी बात है, एक्सेप्ट नॉर्मल डीए, नॉर्मल डीए के अलावा अगर कोई डीए है तो उसको लेना है, ठीक है। या फिर डीए लोगे तो कौन सा वाला लोगे, कंडीशनल वाला लोगे, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। अगर मान लो नॉर्मल डी है तो उसको छोड़ देना है, नहीं लेना है, इसको चेंज ही कर देता हूं ना मैं, नहीं जैसे ये वाली वर्डिंग एक कोई एक रहने देते हैं, तो फिर एक्सेप्ट तो बचा ही गया, मतलब वही हो गया फिर तो। एक मिनट ना, एक्सेप्ट नॉर्मल डीए, ठीक है, मतलब अलाउंसेस सारे लेने हैं, लेकिन एक ठोक अलाउंस छूट जाएगा, कौन सा वाला, नॉर्मल डी है तो वो छूट जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को आरएफए यहां तक। अब आरएफए से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको समझो। व्हेन होटल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 15 डेज, अगर किसी एम्प्लॉय को 15 दिन से ज्यादा के लिए होटल फैसिलिटी नहीं मिली हुई है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, कभी कभी क्या होता है, कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर हो के आया रहता है, तो टेम्पररी बेसिस पे लो भाई, होटल में रह लो, तब तक का हम खर्चा दे देंगे। तो अगर ऐसा कोई ट्रांसफर के सिलसिले में अगर किसी एम्प्लॉय को होटल फैसिलिटी मिली हुई है और वो 15 दिन से ज्यादा की नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देन
इन सच केस वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी नील, उस केस में आप होल्डर फैसिलिटी नहीं लोगे। 15 दिन से ज्यादा नहीं होगा, तो 15 दिन तक अगर है तो एग्जेम्प्ट, और 15 दिन से ऊपर है तो उसकी वैल्यू लेना पड़ेगा। हाँ, आरएफए शैल बी एग्जेम्प्ट, आरएफए क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा इफ इट इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय वर्किंग एट माइनिंग साइट, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, डैम साइट, पावर जनरेशन साइट या ऑफशोर साइट। ये कुछ कुछ जगह है। एक जगह का नाम क्या है, माइनिंग साइट। माइनिंग साइट मतलब साइट मतलब जहां पे कुछ काम चल रहा है खुदाई वुदाई का, तो उसको माइनिंग बोलते हैं। ऑनशोर साइट ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, मतलब ऑयल रिग्स नहीं होते जहां पे समुद्र में से ऑनशोर, तो वहां पर अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट मतलब किसी कहीं पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर, डैम साइट कहीं पे डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे टेम्पररी बेसिस पे क्या बनाया गया है, रहने की सुविधा। पावर जनरेशन साइट मतलब जहां पे पावर का प्रोडक्शन हो रहा है, जनरेट हो रहा है, या ऑफशोर साइट। ठीक, ऑनशोर मतलब बीच में, ऑफशोर मतलब साइड में। ठीक, तो अगर ऐसी जगह पे आरएफए मिला हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा आरएफए कैसा है, टेम्पररी नेचर का है या फिर रिमोट एरिया वाला है। अगर आरएफए कैसा मिला हुआ है, टेम्पररी नेचर का, टेम्पररी नेचर का आरएफए मिला है तो देखना पड़ेगा जो आरएफए मिला है वो कितने से कम होना चाहिए, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 800 स्क्वायर फीट से छोटा, 800 स्क्वायर फीट तक अगर है और लोकेटेड मोर देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल लिमिट। लोकल लिमिट मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक लिमिट होती है, उसको लोकल लिमिट बोलते हैं। अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है वो आरएफए, और उसकी जो एरिया है, बिल्डअप एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया, उसको प्लिंथ एरिया भी बोलते हैं, वो 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो और ये टेम्पररी नेचर का है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, ये दोनों कंडीशन होगा तो टेम्पररी नेचर का है, पहली बार टेम्पररी नेचर का तो है ही, और ये दोनों कंडीशन पूरी करेगा तो एग्जेम्प्ट। सर वो साइट्स भी होनी चाहिए ना। हाँ, इन साइट्स में अगर ऐसा वाला कोई आरएफए मिल रहा है टेम्पररी नेचर का, टेम्पररी नेचर मतलब जितने दिन साइट चल रही है उतने दिन के लिए रहने का, टेम्पररी नेचर, परमानेंट बेसिस पे नहीं मिलना। ठीक है, और वो उसका एरिया और आपको लोकेशन देखनी है। एरिया, मकान का जो एरिया इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और लोकेशन इससे ज्यादा के डिस्टेंस में होनी चाहिए, तो ही वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ये कंडीशन हो गई। दूसरी, अगर आरएफए मिला हुआ है कैसे एरिया में, रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया मतलब ये साइट को तो देखना ही देखना है, रिमोट एरिया में है। रिमोट एरिया मतलब जो कि एक ऐसे टाउन से, ऐसे कस्बे से जहां की पॉपुलेशन 20,000 या उससे कम है, उससे 40 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर है। नहीं आया समझ में? देखो, आपको आरएफए मिला हुआ है, आपको क्या मिला हुआ है, ये एक टाउन है। टाउन मतलब समझते हो ना, यहां की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा नहीं है। अप टू कितनी है, यहाँ की पॉपुलेशन 20,000 तक है, और ये आरएफए जो है ना, आरएफए इस टाउन से 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। ऐसी जगह पर अगर इसको ऐसी जगह को रिमोट एरिया बोलेंगे, ऐसी जगह पर आरएफए मिला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? है समझ में? हाँ, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नहीं तो रिमोट एरिया को बताया कि रिमोट एरिया इसको मानना है करके। हाँ, 40 किलोमीटर के अंदर अगर आ रहा है तो वो कंडीशन पूरी नहीं हुई। 40 किलोमीटर से भी ज्यादा होना चाहिए और वहां की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो रिमोट एरिया कहलाएगा। रिमोट एरिया कहलाएगा तो इस टाइप का अगर आरएफए मिला है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। और अगर टेम्पररी नेचर का आरएफए है और उसकी मकान की जो साइज है 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं है और 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है लोकल लिमिट्स के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट से, तो एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद इसके आगे का एक दो छोटा छोटा पॉइंट है, इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर क्या पढ़ना है बता दे रहा हूं। डबल एकोमोडेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर। कभी कभी क्या होता है, मान लो एक एम्प्लॉय है, कहीं काम कर रहे हैं, मान लो उसका पहले रायपुर में पोस्टिंग था, अब उसका ट्रांसफर हो गया नागपुर में।
तो जब रायपुर में पोस्टिंग थी तो उसको यहां पर आरएफए मिला हुआ था, ठीक है। तो आज उसका ट्रांसफर हो गया तो अचानक पूरा आज ही पूरा खाली कर देगा क्या? नहीं, टाइम लेता है खाली करने में। तो यहाँ का मकान को चलो वहां जाके पहले ज्वाइन तो कर लेगा अपनी ड्यूटी, और वहां पर भी उसको एक आरएफए मिल गया, तो उस केस में डबल आरएफए हो गया कि नहीं? तो उस केस में देखना है कि जो पिछला वाला आरएफए है उसकी वैल्यू का क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक 90 दिन का क्राइटेरिया बना गया है वैल्यू निकालने के लिए। फर्स्ट 90 दिन डबल आरएफए के केस में, और एक होता है आफ्टर 90 दिन क्या करना है। तो इसका रूल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं बचा है आरएफए में, 1-2 पॉइंट है, फिर हम इसके बाद है ना बाकी सारे छोटे छोटे ही है, ज्यादा लग रहा है बहुत सारा, इसके बाद सब छोटा छोटा है। बड़े बड़े में क्या क्या आएगा मैं बता देता हूं आप लोगों को। एक तो आरएफए तो हो ही गया है, दूसरा आप लोगों का आएगा ये वाला 5 और 6 नंबर का पॉइंट, उसमें 6 नंबर का ही थोड़ा बड़ा है, समझने वाला है। उसके बाद इसके बाद सब छोटा छोटा ही है। एक है ना सेल ऑफ मूवेबल एसेट में आपको देखना पड़ेगा, एक आपको देखना है कि इसमें मोटर कार में, बस हाँ उसका मैं बताऊंगा नोट्स क्या क्या है एग्जाम्प्ट है। नॉर्मली ये एग्जाम्प्ट है तो सब में ही एग्जाम्प्ट होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, जैसे अलाउंस में मार्किंग करवाया था तो उसका मैं करवा दूंगा। उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जजेस के लिए अलग से है, जज अगर ऑप्ट कर लेता है तो एग्जाम्प्ट होगा, ऐसा कुछ है, तो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास अपन ओवर करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।